हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि 8:50 में ये आपकी हिंदी की क्लास होती है। बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास होती है, बिल्कुल टाइम भी आपका पक्का है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन होगा। क्योंकि इसी प्रकार के ही जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में होते हैं, और हम आपको यहाँ पर जो सोल्व कराते हैं, हर एक एग्ज़ाम के जो हिंदी के प्रैक्टिस होते हैं वो हम आपको सोल्व कराते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां शारदे, सभी को जय हिंद, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रेडी? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है हिंदी की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के देखा जाए तो यहाँ पर या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। मतलब यहाँ पर लगभग क्वेश्चन यही होता है हर एक प्रैक्टिस सेट में, बस परिवर्तन होता है कि आपके जो ऑप्शन है वो बदल जाते हैं, है ना। ऑप्शन जो आपके हैं सिर्फ वही आपके बदले हैं, बाकी क्वेश्चन लगभग आपको हर सेट में आपको यही मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब भी यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। यहाँ पर जो आपकी हिंदी की उत्पत्ति है वो आपके सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। हमने कहा जो सौरसेनी है, सूरसेन नाम के राजा रहते थे जो आपकी मथुरा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। और सौरसेनी की बात करें तो जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, कौन है, जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, और साथ में यहाँ पर जो आपकी पहाड़ी हिंदी है, और आपकी जोन है राजस्थानी, कौन है, राजस्थानी हिंदी जो आपकी है गुजराती, ये सौरसेनी की ही देन है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो आपकी हुई है वो किससे हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो जो आपकी आई है वो किससे आई है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी या प्राकृत। यहाँ पर ये क्वेश्चन में से गड़बड़ी किसी की नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डेली क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए तो वो क्वेश्चन आपसे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुल मिला के लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिसमें से संपूर्ण जो आपकी किताब होगी उसके हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे पूरी की पूरी ये किताब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अर्थात जो आपका सेट पेपर है कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सौरसेनी अपभ्रंश। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है। इसके पहले आपने हमेशा पढ़ा होगा, हमारी जो टेस्ट सीरीज रही है ना, ये जो आपका मॉडल पेपर आया है उसमें ने वाला था, खड़ी बोली ने। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा, तो भैया ये है आपकी अवधी भाषा है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपकी अवधी भाषा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। यहाँ पर देखो, राजस्थान में 4 बोलियाँ होती हैं। अगर हम बात करें पूर्वी वाले में तो पूर्वी आपका पूर्वी राजस्थान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ढूंढाही के नाम से जानते हैं, जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, मारवाड़ी बोलते हैं। और अगर उत्तर में जाते हैं तो मेवाती है। और यहाँ पर अगर दक्षिण में जाते हैं तो मालवी होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है बी नंबर, बुंदेली, ये आपके राजस्थान की बोली नहीं है। बुंदेली जो आपकी है वो आपकी एमपी क्षेत्र की बोली है। आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। आपसे कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या है। माइक खरखर कर रहा है, क्यों भैया माइक की जो आवाज़ है वो खरखर करके सबको आ रही है कि ऐसे ही है। यहाँ पर हटाकर इसको पुनः लगाते हैं। अब सही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है कि वर्णों का जब मेल होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जब वर्णों का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आप दिया है अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वर है। अनुस्वर नहीं लगाएंगे, व्यंजन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर स्वर दिया है और आपसे दिया गया है यहाँ पर कौन सा, तो अक्षर। तो आप कहेंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। हमने आपको समझाया था कि जैसे यहाँ पर का होता है तो ये का जो है इसमें ऑलरेडी स्वर का इन्वॉल्व है, स्वर इसमें है। अगर यहाँ पर का के साथ हलंत लगा दिया जाए इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो आ यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर छुपा हुआ है, ये आधा है। जब ये मिलाया जाता है तभी एक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दिया है एक से अधिक वर्णों, अर्थात एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, दोनों को मिलाया गया है तो का निर्माण हुआ है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए नंबर है, अक्षर हो जाएगा। उम्मीद है अब आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की बात किया जाए तो आप कहेंगे सर 33 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमने कहा कि जो 33 होते हैं ये मूल आपके होते हैं, इनको बोलते हैं मूल व्यंजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो दो जो होते हैं वो आपके उत्क्षिप होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्षिप व्यंजन होते हैं। दो जो होते हैं अयोग्यवाह होते हैं, अयोग्यवाह होते हैं। और इसके बाद 4 संयुक्त होते हैं, 11 मूल स्वर होते हैं। इन सब को मिला जाते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, आपके 52 वर्ड बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। सरल वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आइए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। मजदूर है, यश है, शत्रुता है और सेना दिया गया है। जितनी स्पीड में आप लोगों के जवाब होंगे उसी स्पीड में हमारे यहाँ पर आंसर भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर दिया है जातिवाचक मतलब ये हो गया जिसको हम दृश्य अर्थात देख सकते हैं। सबसे पहली बात, दृश्य मतलब होता है देखना, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है ये अदृश्य होती है, इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो भाववाचक जो आपकी होती है ये कैसी होती है? अदृश्य होती है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, अदृश्य कहेंगे। लेकिन जो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है उसको हम देख सकते हैं, उसे हम लोग गिन भी पाएंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका मजदूर है ये जातिवाचक में आपका आ जाएगा। बाकी यहाँ पर यश दिया है, शत्रुता दिया है और सेना है। सेना तो आपके समूह में आती है, तो आप कहेंगे ये भी दृश्य है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। ये मजदूर के हाथ है कातिया, है ना। ये 1.5 किलो का हाथ नहीं 2.5 किलो का हाथ है। तो ये यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर 8 नंबर दिया है और आपसे कह रहा है कि भैया जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा समझ के चलिएगा कि जो लोहा होता है वो किस में होता है। लोहा होता है द्रव्यवाचक में। किस में होता है? तो लोहा जो होता है वो आपके द्रव्यवाचक में होता है, द्रव्यवाचक में होता है ना, द्रव्यवाचक में हो जाएगा। लकड़ी जो आपका है भैया वो आपके द्रव्यवाचक में हो जाएगा। पुस्तक जो आपकी है वो किस में आएगी? पुस्तक आपकी जाति में आएगी। किस में आएगा? जातिवाचक में आपका आएगा। अब यहाँ पर दिया गया है 600 जो दिया है 600, ये 600 क्या है? 600 ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में से आप सभी को नंबर मिलने वाले हैं, है ना। फ्री के नंबर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपने अगर छेड़खानी किया होगा तो, क्योंकि यहाँ पर पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो भैया यहाँ पर द्रव्यवाचक दिया गया है, यहाँ पर आपका लकड़ी भी द्रव्यवाचक है, ये पुस्तक आपकी जातिवाचक है ना, और यहाँ पर ये भाववाचक है। तो सब चीज़ें हमने आपको बता दिया है। बाकी क्वेश्चन में से यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नेता का नेता यहाँ पर एक वचन या बहुवचन की बात नहीं कह रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि भैया स्त्रीलिंग आपका है क्या। तो नेता का होता है नेत्री होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। 10 नंबर में पुल्लिंग पूछा है और पुल्लिंग की बातें दया कैसी है, बुढ़ापा कैसा है, बुढ़ापा कैसा है यही तो हो जाएगा, क्योंकि निर्धनता कैसी है, दुर्घटना कैसी है, कैसी से आंसर आता है तो आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी अगर कैसा से आंसर आपका आता है तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सी आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से बनेगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। अर्थात आपसे पूछा है कि भैया कवि का जो बहुवचन बनता है वो क्या बनता है, बताइएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग गड़बड़ कर देते हैं। याद रखिए कवि का बहुवचन बनाने के लिए आपको उसमें प्रयोग करना होगा वृंद। वृंद शब्द का प्रयोग किया जाता है, कवि वृंद हो जाएगा, जिसको ऑप्शन ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वचन आपको बदलना है। यहाँ पर लड़कियाँ दिया है और इसको एक वचन में बताना है।
हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं लड़कियां और लकड़ियों में। अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो भैया यहाँ पर देखा जाए लड़कियां हैं और एक वचन में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लड़की कर दीजिए, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो भैया यहाँ पर मुझे जो आपका है, जैसे मैं हो गया है ना, यहाँ पर मैं हो गया, यहाँ पर हम हो गया, या मुझे हो गया, ये जो आपके शब्द होते हैं वो आपके उत्तम पुरुष में आते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपका प्रयास भी अच्छा होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो प्रयास करिए उस बिल्कुल ऐसा करिए कि लगे सामने वाले के कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। श्रोता जो होता है, इसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है वो क्या होता है। तो श्रोता जो होता है वो किस में होता है। तो श्रोता मतलब जैसे हम हैं, वक्ता हैं, बोल रहे हैं, है ना, लेकिन आप सुन रहे हैं, तो आप जो हैं वो आपके क्या है, मध्यम पुरुष में आएंगे। आप जो आएंगे मध्यम पुरुष में, और मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आपका बी नंबर राइट हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है प्रखर शब्द आपका है क्या। प्रखर शब्द जो है ये है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। चलिए प्रखर की अगर बात किया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो प्रखर है ना, हमने कहा कि जो पढ़ने में बड़ा अच्छा होगा, पढ़ने में अगर कोई अच्छा है तो आप कहेंगे प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, है ना, मंद बुद्धि। तो प्रखर भी क्या है, एक प्रकार से ये हो जाएगा विशेषण, अर्थात ये गुण की बात हो रही है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। अब ये बताइएगा इतने लोगों में क्या आप लोगों को विशेषण पहचानने में क्या दिक्कत होती है क्या। भाई हमने आपको कल बताया था कि जैसे कोई शब्द संज्ञा है या कोई शब्द सर्वनाम है, उसको विशेषण बनाना है तो आपको लीपा पोती कर देना है, उसको डिजाइनिंग कर देना है, मेकअप लगा देना है, तो विशेषण बन जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको ये नहीं पता है कि विशेषण है कौन, तो देखो हमने आपको बताया कि देखो प्रखर मतलब क्या होता है, मतलब दुनिया में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर गुण होता है। दुनिया में ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अंदर गुण ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे एक्सीडेंट हो, या कोई भी हो, उसमें एक गुण छुपा होगा। वो गुण आपका सुंदर भी हो सकता है, सुहावना भी हो सकता है, मोटा हो सकता है, काला हो सकता है ना, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी ही होती है क्या, विशेषण होती है। तो दुनिया में जब भी कभी मिल जाए कि पेड़ अच्छा है ना, तो आप कहेंगे सर ये क्या, क्वालिटी ही होती है, विशेषण। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया, बाकी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और 16 की अगर बात करते हैं तो जिन लोगों ने बताया है कि आगे चलो, तो वो लोगों का जवाब बिल्कुल से हाईलाइट होना चाहिए। चलिए 16 नंबर आपके सामने, और 16 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। हंस गए, जब हम आपको समझा रहे थे तब समझे नहीं और बोल रहे हैं कि सर जी आगे बढ़िए, तभी कहते हैं जब समझाया करें तो थोड़ा कान में तेल डाल लिया करिए और समझ लिया करिए, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाता है। फिर जानते हो कि क्लास अच्छे से लेते हैं, कि क्लास भी अच्छे से लेते हैं, कि जब समझा रहे तो कह रहे सर जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और जब क्वेश्चन आ गया तो गिर पड़े, ध्वस्त हो गए पूरी तरीके से। चलिए देखो दिया है इनमें से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। देखो दिया है भयभीत, भयभीत में से कोई डर जाता है अर्थात यहाँ पर भयभीत हो गया, ये आपका दिया है विशेषण। यहाँ पर निर्भीक अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर डर नहीं लगता है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, विशेषण है। यहाँ पर देखो दिया है भीरू, अर्थात जैसे क्या है, डर है या कोई भीड़ है या जिसको डर नहीं लगता उसी को हम बोलते हैं भीरू। लेकिन भव शब्द जो दिया है ये सिंपल है। हमने क्या कहा कि जो सिंपल हो, बिना मेकअप के हो, वही तो होता है, विशेषण नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, भव एक प्रकार से संज्ञा है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी लिपा पोती कर देते, इसमें भी कुछ ना कुछ हम इधर उधर कर देते तो ये भी बन जाता विशेषण। लेकिन ये बिल्कुल लिखा है साधारण, और भव शब्द जो आपका है बिल्कुल साधारण है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है, क्रिया जो आपकी है वो कैसी है। 17 नंबर का ऑप्शन दिया है, वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में से उड़ रही है, ये क्रिया से आपको बताना है। पेड़ार्थक क्रिया आपकी होगी नहीं, इसको हटा दीजिएगा।
यहाँ पर अपूर्णकालिक क्रिया आपकी हो गई नहीं, इसको भी आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर दिया है सकर्मक और यहाँ पर दिया है अकर्मक। हमने कहा कि जब भी कभी बात आती है उड़ने की, या ऐसी कोई चीज़ हो जो खर्च ना हो, है ना, जो खर्च ना हो और खर्च ना हो या कम ना हो, वो होती है अकर्मक होती है। क्या है? अकर्मक होती है। तो यहाँ पर अकर्मक आपका हो जाएगा आंसर आपका डी नंबर। लेकिन यहीं पर अगर वो होता कि वो खा रहा है तो खाना जो था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है, वो लिख रहा है तो जिसको होमवर्क दिया गया था कहीं ना कहीं वो कम हो रहा हो, और जब कम होता है तो वो होता है सकर्मक। लेकिन यहाँ पर क्या उड़ रहा है, क्या हंस रहा है, क्या रो रहा है ना, तो भैया इसमें कोई चीज़ कम होने की बात नहीं है। तो याद रखिए ये हो गई आपकी अकर्मक हो गई है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और अगला क्वेश्चन भी आपसे इसी से मिल गया है। अब इसमें से आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। यह अधोलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहचान कर लीजिए और सही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखो अकर्मक क्रिया है और हमने कहा कि वह खाना खा रहा है, खाना कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा होगा, भाई खा रहा है तो वो जो क्रिया हो रही है थोड़े थोड़े कम हो रही है। चालक गाड़ी चलाता है ना, चलाता है क्या भैया? गाड़ी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है माँ स्वेटर बुनती है, अर्थात जो काम था वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पर गाड़ी चला रहा है अर्थात ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये भी कहूँ ना कहूँ कमी हो रही है इसकी। तो ये भी कमी है, ये भी कमी है और ये भी कमी, अर्थात ये हो गई सकर्मक क्रिया। लेकिन हंसता है और हंसने में भी कोई कमी होती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं कमी हो रही है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा क्या हंसता है, और क्या हंसता है जब कोई रिजल्ट ना निकले तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपने पहले भी कुछ पढ़ा होगा और हमने अब आपको कई प्रकार से बता भी दिया है। वैसे हमने बताया था कि कैसा और जैसे आपका क्या शब्द लगा दिया जाए तो उत्तर निकल आता है। लेकिन एक शब्द आपका कभी कभी डाउट कर देता है कि भैया बन रहा है, खा रहा है, तो उसमें कमी शब्द जो हमने आपको नया तरीके से बताया है उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में से कारक बताना है। किसी की अगर सेवा करते हैं, है ना, और जब सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों को आदर जरूर मिलेगा, आपको भी सम्मान मिलेगा, है ना, आपको भी दुआएं मिलेंगी, है ना। तो आप कहेंगे सर सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में से कारक पूछा गया है, तो कारक क्या हो जाएगा? सेवा सत्कार से, अर्थात यहाँ पर देखो कर्म शब्द नहीं होगा। यहाँ पर दिया है अधिकरण में कामा पर होता है, में कामा पर होता है। अपादान जो आपका से होता है, लेकिन यहाँ पर अपादान शब्द आपका है नहीं है, तो आप कहेंगे करण जो होता है से कामा द्वारा। यहाँ पर सेवा सत्कार के द्वारा या सेवा सत्कार से, तो ये जो आपका है वो करण है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि से कामा द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? चलिए बताइएगा इसका आंसर आपका है क्या? तो 20 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर नंबर इसमें से क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर करण हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वह खाना खा रहा था में खाना खा रहा था, ये कौन सा काल है? तो हमने कहा कि यहाँ पर काम तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये काम को ख़त्म कर चुका है या अभी भी खा रहा है। ये तो हमें पता है कि अभी काम चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर बनेगा वो अपूर्ण भूतकाल बनेगा। क्या बनेगा? अपूर्ण भूतकाल बनेगा, क्योंकि क्रिया यहाँ पर पूरी हुई प्रतीत नहीं हो रही है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है। अब आप लोग भी प्रयास करिए, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा स्पीड हमारी रहती है, तभी टेस्ट पेपर थोड़ा जल्दी सॉल्व होता है। अब आप लोग भी प्रयास करिए कि आंसर क्या बनेगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, है ना, अभी पहुंचे तो है नहीं है, ये पहुंच गए हैं, अर्थात ये भी क्रिया जो आपकी वो कैसी है? अधूरी है, अर्थात ये भी आपको हो जाएगा बी नंबर, अपूर्ण भूतकाल बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मरम वचन जब सीता बोली, यहाँ पर पंक्ति में जो प्रयोग हुआ है वो किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, मरम वचन जब सीता बोली, पंक्ति में जो प्रयोग हुआ है वो क्या प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, गलत वाक्य, भाववाक्य। तो यह गलत वाक्य तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है भाववाच्य, तो भाववाच्य भी यहाँ पर नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन आप लोगों से गलती जरूर हो सकती है, आप लोगों से गलती जरूर हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन को आप थोड़ा समझिए। मरम वचन जब सीता बोली, हम यहाँ पर मरम वचन की जगह जो सीता है, सीता की जगह हम किसी को नाम रख सकते हैं।
सीता, रीता, गीता, फीता, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है मरम वचन, जब बोली हैं। मरम वचन मतलब हो गया, फोकस ये हो गया कि जब वचन जो आपके कटु थे या प्यारे वचन थे, मतलब ये वचन की बात हो रही है, यहाँ पर फोकस हुआ है वो आपके वचन में। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो भैया जब वचन ये हैं वो आपके कर्म हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कर्म हो जाएगा। याद रखिए इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि फोकस हुआ है किस पर, फोकस हुआ है उसके वचनों पर फोकस हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आंसर आपको ए लगाना है। क्लियर हो गया, गलती मत करिएगा, जिस पर फोकस होता है उसी पर ध्यान देना है। मैं खाना खाता हूँ वाक्य में से कर्म वाच्य में आपको परिवर्तन करना है। तो देखो दिया है मैं खाना खाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ ये दिया है, और खाता है तो खाने तो खा रहा होगा, मतलब यहाँ पर मैं खाता हूँ, तो मैं की जगह कोई व्यक्ति हो सकता है, मतलब ये तो करता है, अर्थात ये कृत्यवाच्य का है, लेकिन आपसे कह रहा है इसको परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में। और जब कर्मवाच्य में करोगे, मुझसे खाया जाता था, मेरे से तेरे से तो होगा नहीं, मुझसे खाया नहीं जाता, निगेटिव ये भाव में जा रहा है, मुझसे खाया जाता है, ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है, ये कर्मवाच्य में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबके जवाब बिल्कुल सही आए हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। चलिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। चलिए, टेस्ट पेपर देखो डेली लगाते हैं, ये सोचकर मत लगाइए कि नहीं आज हमको टेस्ट पेपर आए हैं और ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं करना है, आपको कुछ सीख कर जाना है, ये सोचकर हमेशा जुड़े कि नहीं आज हम भी सर के यहाँ जुड़े हैं और हमेशा से जुड़े रहते हैं और डेली आते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखना है। ख़त्म करना नहीं है, कोई भी काम आपको ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म तभी होगा जब आपकी जॉब लगेगी, ठीक है, ख़त्म तभी होगा जब जॉब लगेगी। देखो दिया गया है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसका मतलब ये क्यों की शब्द लगा है, वो क्यों लगा है, ये शब्द क्यों लगा है ये समझिए। कह रहा है कि आप परिणाम आपका होगा, यहाँ पर देखो संकेत है, कारण भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि वो अंधा है, कारण है कि वो अंधा है। तो आप कहेंगे सर संबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि संबंध होता है का, की, के होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संकेत शब्द में भी थोड़ा फोकस है, लेकिन अगर ऑप्शन डी देंगे कारण वाच्य में कि भैया वो अंधा है यही तो कारण है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो लाचार है क्योंकि अंधा है, तो कारण आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे। अच्छा, इसमें फोकस किसके हुआ है, क्योंकि हुआ है, क्योंकि शब्द जो है वो कारणवाचक। अरे यार चलिए अब बताइए, बिना भर्ती के भौंकने लगते हैं। चलिए देखो दिया गया है अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। चलिए, हम तो कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि लोग डॉगी पाल तो लेते हैं, लेकिन रात में जब भौंकते होंगे तो इनकी क्या नींद नहीं टूटती होगी। हमको तो एलर्जी है, दूर से एलर्जी है, इनकी जो महक होती है वो हमको सूट नहीं होती है, हमको तो एलर्जी है, तो घर में हम तो पालने कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बाकी हम ये सोचा करते हैं कि जिसके घर पे होगा और रात में जब भौंकने लगता होगा तो उनको कैसा प्रतीत होता होगा। अब भैया भगवान ने जाने। जो दिया अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो हमने कहा आ से अर्थ और आ से 8। देखिए आपका आंसर यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब आप कहेंगे सर जी 8 तो हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर दिया है संबंधवाचक। यदि यह संबंधवाचक, इसके पहले था अर्थ के आधार पर बताना है, लेकिन यहाँ पर संबंधवाचक अव्यय है, तो ये जो आपके होते हैं वो कितने, तो 8 को हटा दीजिए। अब आपको बताना है यहाँ पर ए नंबर 13 होते हैं। तो याद रखिए अर्थ के आधार पर जो संबंधवाचक अव्यय होते हैं वो 13 होते हैं, जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सदृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। तो इस कारण से आपको आंसर देना है ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपका है कौन। चलिए दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द जो आपका दिया है वो आपका इनमें से है क्या। तो भैया तत्सम शब्द की बात करते हैं तो आधा अक्षर भी ढूंढना है, साथ में ऐसा शब्द हो जो संस्कृत भाषा से लग रहा हो। और यहाँ पर देखा जाए तो संस्कृत भाषा में जो अग्नि शब्द आपकी है शुद्ध है, क्योंकि संस्कृत भाषा से डायरेक्ट ली गई है। तो जब डायरेक्ट ली गई तो आंसर आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट, सॉरी ये ए नंबर नहीं डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अग्नि का आग होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है
कि आंसू का तत्सम शब्द इनमें से क्या होगा। आंसू का तत्सम क्या होता है। चलिए, आंसू का तत्सम पूछा गया और आंसू का तत्सम क्या होता है। अच्छी होता है, नहीं, चच नहीं होगा क्योंकि आंख की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आंसू की बात हो रही है। और आंसू की बात करते हैं तो अश्रु जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। देखिए, अर्थ का अर्थ और अर्थ का अनर्थ, ये शब्द आपने जरूर सुने होंगे कि हम आपको समझा रहे हैं, आप अर्थ को अनर्थ समझ लिए। तो वही दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। तो देखिए, अर्थ का अर्थ धन होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का कारण मतलब कारण भी होता है, लेकिन अर्थ का अर्थ विश्वास नहीं होता है। याद रखिएगा, विश्वास नहीं होता है, जो कि आपके जवाब सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है। और यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। सब लोग बताएंगे इसका आंसर यहाँ पर बनेगा क्या। चलिए, क्या सभी लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, प्रयास अच्छा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो सुधा होता है, यहाँ पर पीयूष होता है, अमी होता है, और यहाँ पर सोम भी होता है। सोम भी होता है मतलब सब हैं, और जब सब हैं तो इसका मतलब है कि इसको हाई कोर्ट भेजकर 1 नंबर आप सभी को हम दिलाएंगे, चाहे कैसे भी दें। क्लियर है। हाँ, कन्फ्यूजन इसलिए लाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, इसलिए आपको पहले से ही तैयार कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन रहे। चलिए, यहाँ पर आंसर आपको हो गया। आप लोग ऐसे हवा में भगते हैं, आप लोग ऐसे हवा में भगते हैं, ABCD देखते हैं और फटाक से भग जाते हैं, इसलिए हमारे टेस्ट सीरीज में कभी कभी ऐसे मिलते हैं, क्योंकि किताबों में भी ऐसे आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अत्यधिक का विलोम शब्द आपका है क्या। भाई एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में भी आपको लगता है अरे यार ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हो आप लोग जब एग्जाम देने बैठते हो। ये भी है, ये भी है, ये भी है, हम आपको वो सभी कर देते हैं। तो देखो दिया है अत्यधिक का विलोम क्या होता है। जब अत्यधिक की बात दिया है तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर अल्पज्ञ बोल देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है। अर्वाचीन का विलोम क्या है। चलिए, यहाँ पर दिया है अर्वाचीन का विलोम क्या है। जिस क्वेश्चन गड़बड़ी होगी उसमें नंबर पूरा मिलेगा। बस आपको दिमाग भी पूरा लगाना है, अधूरा दिमाग नहीं लगाना है कि चलिए पूरा नंबर तो मिल ही नहीं रहा है ना, गड़बड़ है तो छोड़ दें। नहीं, आपको उसमें आंसर क्लिक करना है। अर्वाचीन का होता है क्या, अर्वाचीन मतलब जो आपका आधुनिक समय है ना, नया समय है, तो इसका मतलब हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी आपका है क्या। किल्विश का समानार्थी है क्या। किल्विश आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। किल्विश मतलब होता है अंधकार। क्या होता है, अंधकार। और शक्तिमान भी देखे होंगे। शक्तिमान होता है मतलब जो होता है, शक्तिमान जो बोले जाएगा तो उसको बोला जाता है जो शक्तिशाली हो, है ना। शक्तिमान मतलब हो गया शक्तिशाली, शक्तिमान का अर्थ हो गया शक्तिशाली। और किल्विश का मतलब होता है अंधेरा, तभी कहता है अंधेरा होकर रहेगा, है ना। कौन कौन अभी भी शक्तिमान देखता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि भैया हम भी कभी कभी शक्तिमान देख लेते हैं अभी भी। ठीक है, आदत पड़ गई थी, अभी थोड़ा सा गलत आदत पड़ गई थी, गलत रास्ते में जा रहे थे, है ना। 2-3 दिन देख लिया तो हमको लग रहा था कि देखना पड़ेगा, है ना। अपना 2 दिन का समय बर्बाद किया, फिर लगा कि यार ये सब बेकार है, कोई मतलब है नहीं है, वही पाप, वही अंधेरा, वही कायम रहेगा, इसलिए उनको हटा दिया। ठीक है, चलिए, तो देखो किल्विश का मतलब होता है पाप, है ना, तो और इसका मतलब हो गया अंधकार। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है। यहाँ पर इसका समानार्थी पूछा है, समानार्थी हो जाएगा पाप हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी कौन है। किशोर का समानार्थी इनमें से कौन है 34 नंबर में। तो किशोर का समानार्थी होता है क्या, तरुण होता है, तरुण कहा जाता है, तरुण। ठीक है, तरणी न कर दीजिएगा कि आप लोग तरनी कर दें, तरनी या तरणी कर दें, ये नहीं करना है। तरुण मतलब होता है किशोर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है। चलिए, यहाँ पर देखो दिया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा अध्यादेश, इसे कहते हैं अध्यादेश, है ना। और जब ये पारित हो जाता है, जब ये पारित हो जाता है तो एक प्रकार से यह अधिसूचना बन जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अवांछित संवाद का अर्थ इनमें से बताना है।
इस मुहावरे का अर्थ बताना अवांछित संवाद। अवांछित मतलब होता है जब कभी कभी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग होशियार होते हैं और लोग कहने लगते हैं क्या सर जी आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए, मतलब होता है बोलने लगते हैं, सिर खाने लगते हो आप पढ़ाते पढ़ाते। तो अवांछित संवाद मतलब हो गया सिर खाना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर बी बनेगा, सिर खाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंधेर नगरी का अर्थ आपका है क्या। आप लोगों ने अंधेर नगरी वाली कहानी भी सुनी होगी, देखा भी होगा, अंधेर नगरी टके शेर खाजी टके शेर राजा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका 38 नंबर है, आप कहेंगे कि अन्याय की जगह, अंधेर नगरी में होता है अन्याय की जगह होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ क्या होता है। आत्मश्लाघा, यह आत्मश्लाघा मतलब होता है अपनी निंदा करना, नहीं। आत्मश्लाघा मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। आसक्ति शब्द का अर्थ होता है क्या। देखो आसक्ति शब्द अगर यही होता तो आसक्त हो जाता, अगर विशेषण बना देते, आसक्ति का विशेषण बनाते तो आसक्त हो जाता विशेषण, लेकिन ये सिंपल शब्द है और इसका पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर अनुराग होता है। क्या होता है, अनुराग होता है। ठीक है, यहाँ पर हुतासन मतलब अग्नि होता है और पिक्रिक का मतलब होता है आम, क्या होता है, आम होता है। जन्मदात्री मतलब होता है जन्म देने वाली, अर्थात माता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं हुआ है। उत उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं है, आप कहेंगे उत्कर्ष में है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी उत्तम में भी आपका है। अत्यधिक में देखा जाए अति धन अधिक होता है ना, अत्यधिक में जो होता है वो अति धन अधिक होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उद्गम में भी उत धन गम बनेगा, ग का परिवर्तन ता में हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उत धन गम, इसको तोड़ा जाएगा तो उत धन गम बनेगा, उत धन गम बनेगा। क्योंकि बहुत लोग गलती कर रहे हैं, वो लोग डी लगा रहे हैं। हमने कहा कभी कभी जो तोड़ा जाता है शब्द में से तो वो आपके संधियों के रूल के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। का परिवर्तन गा में होता है, तो भैया ये जो गा का परिवर्तन है वो आपकी का में हो गया है, तो उत धन गम हो जाएगा, ग का परिवर्तन ता में हो गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। और जब संस्कृत उपसर्ग दिया गया है तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर निसंकोच दिया है और निसंकोच की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन इनमें से बनेगा। जब संस्कृत उपसर्ग पूछा है, जब संस्कृत उपसर्ग पूछा है तो आपका नी वाला यहाँ पर हो जाएगा, नी और विसर्ग लगा दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। बाकी अगर ऐसे होता तो ऐसे हो जाता ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। ठीक है, अगर ये शब्द न लगाते तो सीधा हम लोग कहते निस आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछेगा और आपसे कह रहा है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से हैं। स्पीड ही तो बढ़ा रहे हैं, अब चौथा गियर डरवा दोगे तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। पढ़ा तो रहे कितनी स्पीड में पढ़ाएं, बिल्कुल भाग तो रहे हवा में। धातु के अंत में जोड़े जाने, हम आपको पूरा स्क्रीन भी नहीं भरते समझा के कि हर एक वो जैसे क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन भर दें पूरी, तो वो भरते भी नहीं हैं। वो भरने लगे तो फिर हमको सवेर हो जाएगा, इतना अच्छे समझा देंगे। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं, तो भैया सबसे पहले प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और हमने कहा कि दिया है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कहते हैं क्या, तो भैया इनको बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय इनको कहा जाता है। एक मिनट रुकिए, धातु दिया है और धातु से बनती है क्रिया, है ना, धातु से बनती है क्रिया, बनती है और क्रिया बनती है तो आपका कृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर बी बनेगा, क्योंकि धातु के अंत में जब कोई भी शब्द जोड़ते हैं तो वहाँ पर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, है ना। जैसे चल धातु है, चल धातु है और चल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो आप कहेंगे चलना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और क्रिया में से प्रत्यय जो आपका ना जुड़ा है वो आपका हो जाएगा कृत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कृदंत कौन सा है। चलिए बताइएगा इनमें से कृदंत जो आपका है वो कौन सा है। चलिए कृदंत की मतलब बात करते हैं जो क्रिया होगी। अब पहचान करिए कि इसमें क्रिया कौन सी लग रही है। मिठाई क्या क्रिया है, दवाई क्या क्रिया है, ताई जी क्या क्रिया है। आप कहेंगे सर लड़ाई क्रिया है, लड़ाई क्या है, क्रिया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा, कृदंत हो गया क्रिया। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मात्रणाम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा गया है
तो आप कहेंगे सर इसका जवाब हो जाएगा मात्र और ऋणाम। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर, मात्र धन ऋणाम बनेगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसमें मात्रा जो आपकी है अड़ा है, अर्थात ये आपको बन जाएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है रत्नाकर का संविच्छेद क्या है? रत्न धन आकर बनेगा। क्या बनेगा? रत्न धन आकर है, और आकर जो दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें भी आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि मात्रा किसकी है? बड़ा की मात्रा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? चलिए, यहाँ पर जो पूर्व पद प्रधान होता है अर्थात पहला पद प्रधान होता है वो आपका होता है यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछेगा और आपसे कह रहा है रातों रात में समास क्या है? रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, भड़ाभड़, है ना, खटाखट, अर्थात जो दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं, दो वर्ड जब शब्द एक साथ आ जाते हैं तो ये होते हैं आपके अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास के दूसरा रूल होता है जिसमें दुरुक्ति वाले वर्ण आ जाएं, वो हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। बात फिर से वही आ गई कि जब सरल वाक्य अगर होता है तो सरल वाक्य हम लोग तब कहेंगे जब उसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, है ना, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसी को हम लोग सरल वाक्य कहेंगे, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है और बलमा घर से वापस आता है। अब आप बताइएगा कि सलमा और बलमा जो दिया गया है ये वाक्य है कैसा? तो कोई निगेटिव सेंस तो आप कह नहीं कि निगेटिव वर्ड आपका दिया है, तो यह सलमा हो चाहे बलमा हो, यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हम लोग बोलेंगे कि भैया सलमा जो आपकी है ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मेघदूत किसकी कृति है? चलिए बताना है कि मेघदूत जो कृति है वो आपकी किसकी, मेघदूती किसकी कृति है? चलिए बताइएगा मेघदूत किसकी कृति है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मेघदूत आपसे दिया गया है, और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, ये कालिदास की हो जाएगी। अगला है रस मीमांसा के रचनाकार आपके हैं कौन? चलिए बताना है कि यहाँ पर दिया है रस मीमांसा के रचनाकार कौन है 15 में, तो ये है रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जिसका ऑप्शन आ रहा है 15 नंबर में, वो ऑप्शन ये बनेगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या था? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास यहाँ पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए मंगलसूत्र हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मंगलसूत्र हो जाएगा। अगला दिया गया है गुनाहों का देवता किसकी कृति है? गुनाहों का देवता किसकी कृति है? चलिए गुनाहों का देवता किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये धर्मवीर भारती का है ना, कनुप्रिया हो जाएगा, है ना, यहाँ पर सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रामचरितमानस जो रचा है वो किसने रचा है? ये इसकी रचना जो किया है वो किसने किया है? विद्यापति होंगे नहीं, तो आप कहेंगे सर तुलसीदास हो जाएंगे। कौन सी भाषा है? तो आपकी अवधी भाषा में ये रचित किया गया है, अवधी भाषा में। अगला दिया गया है युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है? युगवाणी जो दिया गया है वो काव्य, वो किसका काव्य है? तो युगवाणी है सुमित्रानंद पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तो युगवाणी हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है निराला किस प्रकृति के कवि माने जाते हैं? निराला जो आपके हैं किस प्रकृति के कवि मानते हैं? तो निराला को क्रांतिकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निराला को क्रांतिकारी यहाँ पर कवि मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम इनमें से है क्या? चलिए हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा है? शायद ये हमने पढ़ा दिया था, है ना, दोबारा से एक क्वेश्चन आपके आ गए हैं हिंदी साहित्य के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिया गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास जो आपका है इनमें से कौन है 21 नंबर में, तो आप कहेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास जो आपका है वो परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु बनेगा। अगला है रसिक प्रिया किसकी कृति है? रसिक प्रिया किसकी कृति है? यहाँ पर बताइएगा रसिक प्रिया। रसिक प्रिया है आपकी केशव दास की है। किसकी है? केशव दास आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? वीर बताइएगा। दिया गया है कि भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सम्राट उपन्यास जो उपन्यास सम्राट जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? चलिए बताना है आपका आंसर इनमें से क्या होगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल। क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है छायावाद के प्रवर्तक जो आपके हैं कौन हैं? छायावाद के जो प्रवर्तक है 25 नंबर में वो आपके हैं कौन? तो छायावाद हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है 26 नंबर में? रामचंद्रिका की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर केशव दास, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, केशव दास हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास के द्वारा रचित जो विनय पत्रिका की भाषा है वो आपकी कौन सी है? तो देखो विनय पत्रिका की जो भाषा है यहाँ पर याद रखिएगा ये आपकी ब्रज भाषा है, बी नंबर। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता इनमें से कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचयिता है वो आपकी कौन है 28 नंबर में? यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा कौन? कालिदास हो जाएंगे, है ना। ऋतु संहार हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, इनकी रचनाएं हैं। कबीर किसके शिष्य थे आपको बताना है 29 नंबर में। तो आप कहेंगे कबीर की बात करते हैं, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। किसके? रामानंद। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपको बनेगा कौन सा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लास जो आपकी है वो कंप्लीट होती है। खटाखट बिल्कुल से आपके प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। आज की इस हिंदी की क्लास को थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ाया है और मिलते हैं एक नए सेशन में। अगली क्लास में आप लोग आ जाइए। अगली क्लास देख सकते हैं हाई कोर्ट के लिए जो आपकी स्पेशल चलाई गई है, जिस पे आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है हाई कोर्ट का, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। आप लोग इस लिंक को जो हम आपको दे रहे हैं इस पर क्लिक करिए, या आपको जो पिन की गई उस पर क्लिक करके आप लोग अगली क्लास में आइए। अगली क्लास को हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके हाई कोर्ट के लिए स्पेशल है। चलिए आ जाइए अगली क्लास।